सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोग सभी ठीक होंगे। तो अब हम अपनी नई जो अध्याय पे हम जा रहे हैं। पहले हमने पार्ट 7 में हमने बात की, आपको पता है कि मार्जिनलाइजेशन जिन्हें हम हाशियाकरण कहते हैं, इसको लेकर अच्छे से जानकारी प्राप्त की, क्या होता है। खासकर हमने मुस्लिम समुदाय के बारे में और इसके संदर्भ में और अपने आदिवासी जो लोग हैं उनके संदर्भ में उम्मीद है कि आपने अच्छे से जानकारी प्राप्त की, जो जो पाठ में किया गया कि किन कारणों से है और आज उनकी जो स्थिति है ये निम्न स्तर की, वो क्यों है, इस पर हमने बात की खास तौर पर। इस अध्याय में यानी पाठ जो 8 है, जिन्हें हम कह सकते हैं, जिस पाठ का नाम है हाशियाकरण से निपटना, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, इसके अंतर्गत हम इस पाठ में हम खासतौर पर बात करने वाले कि उसका सामना किस तरह से करते हैं, कैसे टैकल किया उन समस्याओं को। अब तक देखिए, बात अभी की तो नहीं है ना, बात पुरानी है। अब स्वतंत्रता से पहले भी लोग रहेंगे, स्वतंत्रता यानी भारत को आज़ादी मिली उसके बाद भी है। 70 साल हो गए अभी, आज़ादी के 72 साल है ना, तो 70 साल से अधिक हो गए हैं अपने आप में। तो इस पाठ में कोशिश की गई है कि हम जाने और इनके संघर्षों को जाने। तो कई आपको डाटा यानी आंकड़े मिलेंगे, कविताओं के माध्यम से, चित्रकथा पाठ जैसे कई पाठों में हमने देखा, उनके माध्यम से कई केस स्टडी की भी बात की गई है इस पाठ में। उसके माध्यम से हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे इनके बारे में, और ख़ास तौर पर जो दलित वर्ग है इसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। इनके हास्यकरण से संबंधित केस स्टडी के उदाहरण से हम इसको समझने की कोशिश इस पाठ में करेंगे। इसके अलावा हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि मौलिक अधिकार जो है, उसके प्रति जो संविधान की प्रतिबद्धता है वो किस प्रकार की है, अपने आप में है ना, कमिटेड है। संविधान देखिए, संविधान के अंदर इंश्योर है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हमारे सबको मिलेंगे ही, है ना। इसके ऊपर भी हम एक अपनी चर्चा प्रस्तुत करेंगे। और जैसा कि मैंने बात की मुस्लिम समुदाय को लेकर भी, तो वही आंकड़े जो होंगे, कई चिट्ठी हैं, केस स्टडी है, इनके बीच हम के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा कई कविताएं भी आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि ऊपर बात की, कविताएं, गीत। अक्सर हम देखते हैं कि हिंदी की किताबों में ही कविताएं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोक संघर्ष के दौरान देखिए, आपने भी सुना, कई कई गीत गाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, और उसके बेस पर भी तो उनके बारे में भी कुछ आप यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पाठ को और उसकी ओर बढ़ते हैं। तो हास्याकरण से निपटना, उसके नीचे अध्याय पाठ 8 के नीचे हम देखते हैं, पेज नंबर 94 पर आएगा ये। चलिए, पिछले अध्याय में हमने दो अलग अलग समूह और असमानता व भेदभाव के उनके अनुभवों के बारे में पढ़ा था। देखिए, हमने आदिवासी और मुसलमानों के संदर्भ में खासतौर पर। चलिए आगे। ये समूह भले ही कम ताकतवर हो, लेकिन उन्होंने अलग थलग कर दिए जाने या औरों के वर्चस्व का विरोध किया है, अपनी आवाज उठाई है और संघर्ष करते रहे हैं। उन्होंने अपने लंबे इतिहास में विविध रणनीतियों के सहारे हालात को बदलने का प्रयास किया है अपने तरीकों से। उन्होंने भी अपनाया। देखिए, उनको भी अच्छी जीवन, उनको भी जो सबको जीने का अधिकार है, तो उन्होंने जो उनकी परेशानियां आई उन्होंने टैकल किया। चलिए आगे। धार्मिक सांत्वना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिष्कार व शिक्षा और आर्थिक बेहतरी, अपनी स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने तरह तरह के रास्ते अपनाए हैं। धार्मिक सांत्वना यानी कि इंग्लिश में आप कह लीजिए रिलीजियस सॉलेस, वही आर्म्ड स्ट्रगल की बदौलत भी ये भी तरीका अपनाया अपने तरीके के लिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी किया, और बाकी शिक्षा और आर्थिक रूप से भी अपलिफ्टमेंट वाली बात भी है, इसमें सब सीख की गई है। चलिए आगे। संघर्ष का कौन सा रास्ता चुना जाएगा, या हर एक मामले में उन हालात पर निर्भर करता है जिसमें हाशियाई समुदाय रहते हैं। चलिए आगे। इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न समूहों और व्यक्तियों ने असमानता से निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए हैं। आज़ादी के बाद भी इस तरह के संघर्ष और दलीलें जारी हैं, हालांकि उनका स्वरूप बदल गया है। आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें एवं अन्य हाशियाई समूह यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। देखिए, ये तर्क रहता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सब लोग बराबर है, ये मार्केट चला जाता है, जैसा कि हमने बात की थी। चलिए आगे देखते हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का भी सहारा लिया है।
इस अध्याय में हम देखेंगे कि हाशियाई समूह अपने संघर्षों के दौरान संविधान का सहारा किस तरह लेते हैं। हम यह भी देखेंगे कि विभिन्न समूहों को निरंतर शोषण से, एक्सप्लोटेशन से बचाने के लिए अधिकारों को कानूनों की शक्ल कैसे दी जाती है। यहाँ इस बात पर भी विचार करेंगे कि इन समूहों को विकास का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से किस तरह के नीतिगत प्रयास किए जाते हैं। चलिए पेज अब 95 पर है और यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऊपर देखिए सबसे मौलिक अधिकारों का उपयोग, इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं हम इनवॉकिंग फंडामेंटल राइट्स। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आप इस पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया है। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। जहाँ तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया है। तो ये देख सकते हैं हम, और हमारा प्रश्न भी इस तरह से बन जाएगा कि हाशियाई तबके ने किस तरह से अपने अधिकारों का उपयोग किया है ना। तो उसमें देखिए पहला, अपने मौलिक अधिकारों का जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। तो देखिए मौलिक अधिकार जैसे हम जानते हैं सबको मिला हुआ है हमारे देश में, और उस पर जोर देकर किया है। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। तो देखिए यानी कि प्रेशर डाला है उन्होंने, उसकी बात की जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े हैं। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार, आर्टिकल 17 के अनुसार अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। आर्टिकल 17 कई बार से पूछ भी ले सकता है कि नंबर में भी, या आपको याद भी रखना चाहिए। ऐसे भी आर्टिकल 17 है इसके माध्यम से संविधान के, यह छुआछूत होता है, इस तरह से अस्पृश्यता को खत्म करने की बात की गई है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। देखिए इसका मतलब हुआ, इसमें क्या क्या शामिल है, ये ध्यान रखने वाली बात है। कई बार हम थोड़ी बात जानते हैं आर्टिकल 17 की, पूरी नहीं, ये इसका मतलब है। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, पनिशेबल ऑफेंस है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं जो अस्पृश्यता के खिलाफ है। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 में, यानी आर्टिकल 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या धर्म स्थान के जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कोई भी उसका बर्थ प्लेस है, बाकी इन चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है कोष्टक में। इसके बारे में आप कक्षा 7 में समानता पर केंद्रित अध्याय में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है इसको लेकर एक बार और जाके, वीडियो मौजूद है उसका इसी चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं पूरे पाठ का, और उसको देखें 7वें पाठ को, और समानता वाला जो पाठ है 7वीं क्लास में। चलिए आगे। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा लेते हैं। देखिए राइट साइड में कुछ बताया गया, एक जानकारी हम देखते हैं सीधे हाथ दाएं हाथ पे। दलित शब्द का मतलब होता है दबा कुचला, जिसे इंग्लिश में कह दीजिए ब्रोकन, है ना, जो टूटा फूटा है, इस तरह से आप, तो दबा कुचला जिनको ये टर्म इस्तेमाल हुआ है। दलित समूहों ने यह शब्द जाति व्यवस्था के तहत अपने साथ सदियों से होते आ रहे भेदभाव को रेखांकित करने के लिए शब्द खुद चुना है। देखिए हुआ भी व्यवस्था पूरी कितने हजार साल हो गए, और कितने हजार साल हुए, और तब से जो इस समुदाय के लोगों को बिल्कुल दबाया गया, अवसरों से रोका गया। शिक्षा में भी जो अवसर रोके गए, शिक्षा प्राप्त ना करने दिए सिर्फ ब्राह्मणों ने, और जो ऊपर की जाति उन्होंने ही सिर्फ अच्छी शिक्षा प्राप्त की, अच्छे अवसर प्राप्त किए, अच्छी नौकरियां कह लीजिए कि तो इतने वर्ष का इनके लिए ये वर्ड उन्होंने चुना, उनको उचित लगा, अपनी जगह पे अप्रोप्रिएट लगा। और जानकारी आसपास है तो आप देखिए गांव में जाते होंगे तो स्पष्ट रूप से दिख जाता होगा आपको क्लियर, इस तरह से भेदभाव अभी भी जारी है। तो अब और ये अपने आप में गलत है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि लोकतांत्रिक समाज में
सबको बराबरी कहा गया, होना भी चाहिए। इंसान सब लोग बराबरी हम लोग जानते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस तरह यदि दलितों को लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या अगले पेज 96 पे देखते हैं सरकार उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। उन्होंने बार बार भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित कराया भी है और इस बात पर जोर दिया है कि सरकार संविधान का पालन करे और उन्हें न्याय प्रदान करे। इसी तरह मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अवसरों की अधिकार की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। खासतौर पर देखिए धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, अपने स्टाइल का जो उनका जीने का ढंग है वो तरीका शैक्षणिक रूप से है, अपनी भाषा को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं वो आगे बढ़ाने के लिए, उसका फैलाव करने के लिए वो तरीका अपनाते हैं, मतलब वो आज़ादी है इनको। ठीक है, आगे देखें। जहाँ तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है ना। मुसलमान और पारसी जैसे और है, इन जो अल्पसंख्यक है इनको सुरक्षा इनको मिली हुई एक तरह की सिक्योरिटी। आगे देखिए, इस तरह विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है, कल्चरली जस्टिस देने का। इसका उद्देश्य यह है कि इन समूहों की संस्कृति पर ना तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व हो और ना ही वह नष्ट हो। तो देखिए इसको ध्यान में रख के प्रावधान किए गए थे उस समय। तो देखिए जैसे हमने पहले ही बात की ली थी है ना, एक डर रहता है कि जहाँ मेजोरिटी होती है जिस देश के अंदर, तो वह अल्पसंख्यक को एक डर सताता रहता ही है कि उनको उनकी संस्कृति में क्या पता एक तरह का कल्चरली है ना, और उनको डोमिनेट करे जो बड़ा कल्चर जो बहुसंख्यक जैसे हिंदुस्तान में लें तो हिंदू जो धर्म है ना, इनके रहने सहन का ढंग है वो हो सकता है अल्पसंख्यकों को नागवार गुजर लगे और हो सकता है कि उनके ऊपर दबाव रहे। इस बात का ध्यान हमारे संविधान के निर्माताओं ने रखा और एक उनको प्रोटेक्शन, एक तरह की सुरक्षा उनको दी। चलिए आगे, हाशियाई तबकों के लिए कानून। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, लेकिन सरकार केवल इसी तरह कार्रवाई नहीं करती। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियां बनाई गई हैं। बहुत सी नीतियां या योजनाएं किसी समिति की सिफारिशों या सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित होती है। देखिए अलग अलग आपने सुना होगा कमेटियां बनती है, हो सकता है कोई भूतपूर्व पहले के न्यायाधीश रहे, वो एक्सपर्ट लोग हुए, उनके अंडर में ये सारी कमेटियां बनती हैं कई, और सुझाव आते हैं, उस तरह से फिर कानून बनता है। और इसके अलावा सर्वेक्षण भी होते हैं, जैसा आपको पता है हमने राजेंद्र सच्चर कमेटी के बारे में देखा था। सच्चर कमेटी मुसलमानों की जो दशा है उसको लेकर खास तौर पर वो बनी थी। चलिए आगे, सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन देती है ताकि खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराया जा सके। देखिए मूल मकसद यही भी है, जो लोग पिछड़ गए उनको बराबर में लाया जाए, देखिए उनको भी अच्छी जो नौकरियां हैं उनमें आए। तो आप इसको अगर कॉमन सेंस लगाएंगे आराम से तो इसको जान पाएंगे। चलिए देखिए आगे इसी में एक हिस्सा है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन, यानी कि प्रमोटिंग सोशल जस्टिस हम कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। उदाहरण के लिए कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास, हॉस्टल आपने सुने होंगे, की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सके जो मुमकिन है कि उनके अपने इलाके में उपलब्ध नहीं हो। तो देखिए दिल्ली के अंदर है, जैसे आपको आपने सुना होगा कई हॉस्टल है जो SC ST जो पिछड़े तबके हैं उनको भी ध्यान रखें। OBC के लिए भी दिलशाद गार्डन में एक हॉस्टल है, गवर्नमेंट हॉस्टल भी दिल्ली गवर्नमेंट का ही। इसी तरह से कई व्यवस्थाएं की जाती है उनके रहन सहन के लिए, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े ना, है ना, उनको खर्चा ना लगे, फ्री में वो रह सके। ऐसे ही कई सुविधाएं हैं अलग अलग जगहों पे हैं इस तरह से। चलिए आगे जाने से पहले इसके अंदर जो लेफ्ट साइड पे जो कविता है उसको हम देखते हैं। यह कविता महाराष्ट्र की विख्यात भक्त कवियत्री सोयराबाई, इनका नाम है, द्वारा लिखी गई है। वह 14वीं शताब्दी के जाने माने भक्त कवि चोखा मेला की पत्नी थी। सोयराबाई महार जाति की थी।
उस समय वह जाति अछूत मानी जाती थी, महार। चलिए आगे देखते हैं। क्या है दूषित, कहना है उनका, और केवल आत्मा है बेदाग। लेकिन दूषित काया पैदा होती है काया के भीतर ही। है अनुष्ठान वह कौन सा होती है जिससे शुद्ध काया। ऐसा कोई जीव नहीं पैदा हुआ जो ना खून सनी कोख से, यही है उस ईश्वर की महिमा। इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है यह कहना। देखिए स्रोत है वो उमा चक्रवर्ती हैं, ये भी इंटेलेक्चुअल हैं। उन्होंने उनकी एक राइटिंग है जेंडरिंग कास्ट थ्रू ए फेमिनिस्ट लेंस 2003, स्त्री 2003 जो है उसमें ये आई थी, उसमें इन्होंने लिखा है। उसमें नीचे देखें, इस कविता में सोयराबाई शुद्धता की सोच पर उंगली उठाते हुए दलील दे रही हैं कि प्रत्येक मनुष्य एक ही ढंग से पैदा होता है जन्म से, यानी कि एक तरह से सब लोग बराबर होते हैं एक तरह से। इसलिए ऐसी कोई चीज नहीं होती जो एक ही देह को ज्यादा और दूसरे देह को कम शुद्ध बना सकती हो। यानी कि जन्म से ही कोई किसी खास घर में पैदा हुआ, मान लीजिए आप अमेरिका में पैदा हुए, यहाँ हुए, या कोई भारत में हुआ। देखिए ये सब अपनी अपनी हाथ में नहीं था, एक तरह कहा जाए, है ना। कौन का फैमिली में पैदा हुआ, लेकिन इसको बेस बना के अब हम भेदभाव करें, हाँ, ये खास जाति में कोई पैदा हो गया, बड़ी जाति में तो वो बड़े हो गए, है ना, जो छोटी जाति में पैदा हुए वो छोटे हो गए, ये अपने आप में गलत है। ना इस तरह का भेदभाव जन्म से, यानी कि सब लोग बराबर होते हैं। कई बार हमको एहसास भी नहीं होता है, लेकिन ऐसा है, जन्म से सब लोग बराबर होते हैं। और ये पालन पोषण का तरीका जिसकी वजह से कोई कैदी बनता है, कोई अपराधी बन जाता है आगे चल के, हाँ, अलग अलग अपराधों में पड़ जाते हैं। आपके आसपास भी होगा, हो सकता है, हाँ, उनको समान अवसर नहीं मिल पाते हैं, उन पे पढ़ाई लिखाई के ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते माता पिता की, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो बताइए, तो वो कैसे उनको अवसर मिल पाएगा, ना अधिकार पता होंगे कि वो पढ़े लिखे खुद नहीं थे उनके माता पिता, वो ध्यान दे नहीं पाएंगे। हाँ, उनको भी काम पे जाना होता है, उनको टाइम कहाँ, बताइए, पूरे दिन वो काम करेंगे तो टाइम कहाँ से मिलेगा अपने बच्चों को ध्यान देने के लिए। ऐसी कई और बातें हैं जिन्हें ध्यान रखना और ज़रूरी है। ऐसा पढ़ते वक्त अपने आसपास ज़रूर देखें इन चीज़ों को। हाँ, हम सीधा उंगली नहीं उठा सकते किसी के ऊपर, उसके पीछे बैकग्राउंड देखें, क्यों एक खास तबके के लोग, हाँ, अपराध के जो अपराध होते हैं, हाँ, अलग अलग अपराध होते हैं, उनमें ज़्यादातर लोग गरीब तबके के हों अगर आपको मिलते हैं तो क्यों, अगर ऐसा अगर मिलता है मान लो, तो ये क्यों, इस कुछ तो कारण होगा ना। अगर आप कहेंगे जन्म से सब लोग होते हैं, ऐसा कोई है? जो पैदा होने वाले हैं उनको किस तरह के परवरिश मिल रही है, परवरिश ज़्यादा मैटर करती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं इस बात को, और पीछे करें, अगर नहीं समझ पा रहे वीडियो को तो कोशिश करें। चलिए आगे और देखते हैं। संभवतः वे यह भी कहना चाहती है कि जाति व्यवस्था में लोगों को विभिन्न स्थानों, कार्यों, ज्ञान और प्रतिष्ठा से वंचित रखने या लोगों को एक दूसरे से अलग रखने वाला छुआछूत का भाव काम के स्वरूप से पैदा नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर से, हमारे अपने विचारों, हमारी अपनी मूल्य मान्यताओं से पैदा होता है। हाँ, ये हमारे द्वारा क्रिएट की गई है, कहने का मतलब है, हाँ, हमने बनाया है। और जिन लोगों ने जाति व्यवस्था बनाई गई, लोग के द्वारा बनाई गई है, ना कि जन्म से थी। अपने आप में काम के अंदर भी कोई लिखा नहीं होता कि काम छोटा है बड़ा है, ये ध्यान रखें। ये तो बनाया जाता है स्वरूप कि ये काम को छोटा दे और बड़ा दे। सब काम की अपनी अहमियत है ना, अहमियत है, लेकिन हम नहीं देते इस तरह से, ये गलत है अपने आप में। तो चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ ज़रूरी सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करने के, आगे पेज पर 97 पे 97 के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें। तो देखिए आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि देखिए इनको सुविधाएं तो कुछ दी जाती ही भी है, साथ में कानून के माध्यम से भी इन इनइक्वलिटीज़ को ख़त्म किया जाता है। ये असमानता तरह तरह की कोशिश की जाती है। जैसे हमने देखा संविधान सभा ने अस्पृश्यता का अंत जो किया था ना, अनटचेबिलिटी जो था, जो छुआछूत था, उसको लेकर कानून था, उसके माध्यम से देखिए उसको अपराध घोषित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानून या नीति है। देखिए नीति का मतलब देख लेते हैं। देखिए अंग्रेजी का पॉलिसी शब्द आपने सुना होगा कई बार, है ना, कि पॉलिसी शब्द इंग्लिश के लिए चलता है नीति के लिए। यह एक घोषित कार्य दिशा कह लीजिए आप, स्टेटेड कोर्स ऑफ एक्शन हम कह सकते हैं इसे इंग्लिश में, है ना, एक तरह की कार्रवाई है जो की जाती है। एक घोषित कार्य दिशा जो भविष्य का रास्ता बताती है, लक्ष्य तय करती है या अपनाए जाने वाले सिद्धांतों व दिशा निर्देशों, है ना, यानी गाइडलाइंस की व्याख्या करती है ना,
उसकी एक्सप्लेन करती है। इस अध्याय में हमने सरकारी नीतियों का उल्लेख किया है, लेकिन स्कूल, कंपनी आदि अन्य संस्थाओं की भी अपनी नीतियाँ होती है। तो देखिए बड़े संदर्भ में इन्होंने बताया, और अलग अलग संदर्भ में कहाँ ये यूज होता है ना। एक स्कूल का भी अपनी पॉलिसी हो सकती है, कंपनी की भी हो सकती है। कहीं ना कहीं देखिए इसका संबंध होता है कि फ्यूचर में क्या करना है, एक तरह से, है ना, किस तरह की कार्रवाई की जानी है, एक्शन किस तरह के होंगे, वो उसको बताते हैं। एक टारगेट होता है, अपने आप में गोल होता है। हाँ, और कहीं ना कहीं अपने उसके हिसाब से गाइडलाइंस भी होती हैं, वो सब इसमें हो शामिल की जाती है। आप इसका मीनिंग 103 पेज नंबर में भी देख सकते हैं और अच्छे से समझने के लिए। तो अपने आप में एक तरह की ये पॉलिसी जो हम बोलते हैं, इसमें शामिल किए जाने वाली बात हमने देख ली कि ये अपने आप में सिद्धांतों, है ना, किसी तरह के जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, उनकी व्याख्या करने का काम भी ये पॉलिसी के माध्यम से किया जाता है ना। किस तरह के लक्ष्य हैं या आगे किस तरह के दिशा निर्देश तय किए जाने हैं ना, वो कौन से होंगे, है ना, उनकी व्याख्या करते हैं। तो थोड़ा डिटेल में मतलब ये होता है मामला, डिटेल में बताया जाता है। आपके सामने जो आती है बातें, वो तो छोटी बात आती है ना, उसके पहले के लिए जो पूरा प्रोसेस, एक लाइन की, एक शब्द का जो मीनिंग होता है वो सब एक्सप्लेन किया जाता है। इसका मतलब क्या होगा एक एक शब्द का, ऐसे तो वो नीति बनती है एक बार। तो यही बात आरक्षण में भी लागू होती है। एक तरह की जो पॉलिसी अपनाई गई थी, कानून बना था, दोनों के लिए एक शब्द आसपास ये मिला के चलिए। हम कई बार कानून भी करते हैं इस्तेमाल शब्द इसके लिए। चलिए आगे। यह महत्वपूर्ण होने के साथ बेहद विवादास्पद, डिस्प्यूटेड भी है। शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। इसके पीछे समझ यह है कि हमारे जैसे समाज में जहाँ कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हैं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है। निपुणता एक तरह की स्किल आप समझिए, है ना, क्योंकि उनको रोका गया था। अपने आप में देखिए खास समुदाय से लोग, जो कहा जाए सवर्ण, बड़े जाति के लोगों ने शिक्षा प्राप्त की, हाँ, बड़े ओहदों पे गए। आज भी देखेंगे आप बड़े बड़े उस पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, हिस्टोरिकली चला आ रहा है। तो अभी भी बड़े पदों पे, हाँ, कुछ खास जाति के ऊपर के जो लोग हैं वो हैं। अभी भी दलित जाति के लोगों का वहाँ पे प्रतिनिधित्व ठीक नहीं है, हाँ? उनकी संख्या, परसेंटेज, इस पर चल रही है बातचीत। देखिए अभी कोर्ट ने निर्देश भी दिया है कि पदोन्नति में भी आरक्षण हो, है ना, जो ऊपर के प्रमोशन होते हैं उसमें भी आरक्षण होने की जरूरत है, क्योंकि उच्च पदों पर इनकी संख्या अप्रोप्रिएट नहीं है, कहा जाए अपने आप में उचित नहीं है ना। वो भी इनका भी प्रतिनिधित्व ठीक होना चाहिए ना वहाँ। ऐसा नहीं खास जाति के लोग ही बड़े बड़े पदों पर है, ये ठीक बात तो नहीं है कि एक खास तबके को ही मिले वहाँ मौका। तो देखिए उनको स्किल भी मौका नहीं मिलेगा। बताइए, जिसको आप पढ़ने लिखने का मौका नहीं देंगे जिस समाज में, हाँ, आप नहीं स्कूल जाने का मौका नहीं मिल पाएगा जिसको, वो कहाँ स्किल सीखेंगे, हाँ, कहाँ नई नई जो इन्वेंशन हो रहे हैं उसकी नॉलेज मिल पाएगी। तो यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। चलिए आगे। वहाँ लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। चलिए आगे। आरक्षण की नीति किस तरह काम करती है। देश भर की सभी राज्य सरकारों या दलितों, अनुसूचित जनजातियों, देखिए इन दोनों का आपको इंग्लिश का शॉर्टकट आपने सुना होगा SC, शेड्यूल कास्ट, है SC, ये अनुसूचित जातियों के लिए, जिन्हें दलितों के लिए भी बताया गया है, ये दलित भी बोलते हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए शेड्यूल ट्राइब, है ना, शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं, जिन्हें हम ST शॉर्टकट बोलते हैं। ST आपने सुना होगा, आपने OBC भी सुना होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग, हाँ, इस तरह से होती है। देखिए आगे इसको पढ़ते हैं। अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियों, हाँ, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट की अपनी अपनी सूचियां हैं, बनी हुई है। आगे इसी तरह की एक सूची केंद्र सरकार के पास भी होती है। जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए या जो उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं, उन्हें जाति और जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति या जनजाति का सबूत देना होता है। हाँ, आपने सुना होगा सर्टिफिकेट बनते हैं, OBC सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट, SC, है ना, ये शॉर्टकट में हम बोलते हैं, सर्टिफिकेट से बनते हैं। चलिए आगे। अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति सरकारी सूची में है तो उस जाति या जनजाति का उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकता है या उठा सकती है। चलिए आगे। कॉलेजों, खास तौर से मेडिकल कॉलेज जैसे पेशेवर संस्थानों में दाखिले के लिए सरकार ने कट ऑफ या न्यूनतम अंक सीमा तय की हुई है। हाँ, होता है, देखिए हर जगह आप देखेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी तक था, इस साल से नहीं होगा, लेकिन अगर पिछले साल तक ये कट ऑफ आता था। आप जानते हो दिल्ली विश्वविद्यालय, फेमस विश्वविद्यालय दिल्ली में, इसी तरह से कई कॉलेजों का है। तो वहाँ पे न्यूनतम कट ऑफ होती है ना, उसके बेस पे एडमिशन होता है। और मेडिकल कॉलेज में भी इसी तरह से है। आपने नीट सुना होगा, नीट के एग्ज़ाम के बेस पे होता है। चलिए आगे देखते हैं।
इसका मतलब यह है कि इन संस्थानों में सभी दलित और आदिवासी उम्मीदवार दाखिला नहीं पा सकते। इनमें उन्हीं दलित और आदिवासी विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकता है जिन्होंने परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है और न्यूनतम अंक सीमा से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, है ना। एक मिनिमम उनके भी, ऐसी बात तो नहीं है कि किसी ने कोई एग्जाम पास ही नहीं किया और उसको, तो उनके लिए भी होती है, एग्जाम तो पास करना ही होगा। हाँ, और उनके लिए भी कट ऑफ अलग अलग होती है, आपने सुना होगा ना, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ। चलिए आगे, सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी देती है, स्कॉलरशिप्स की योजनाएं हैं कई, अब देखेंगे। 9वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पुस्तक में आप अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था के बारे में और विस्तार से जानेंगे। और इसको लेकर मैंने काफ़ी अच्छा अपनी ओर से कोशिश की है मैंने, और 9th क्लास की वीडियोस भी मौजूद है पॉलिटिकल साइंस के, आप चाहे तो लेसन में जाके देखें और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप। मैं चाहूँगा आप जाके सुने, अगर आपको समय आप पे जो भी है, आप इंटरेस्टेड है तो। चलिए एक प्रश्न लिख लेते हैं दाएं साइड में। आपकी राय में दलितों और आदिवासियों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए आरक्षण इतना महत्वपूर्ण क्यों है ना, आपकी राय में? इसका एक कारण बताइए। देखिए, इससे कई कारण है, वैसे कई कारण हैं उनसे। देखिए, उनकी जो अपनी गरिमा होती है, कह लीजिए, है ना, डिग्निटी जिसे कहा जाए, उनको इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है। वो भी आएंगी अपने, और अलग अलग जो काम है ना, जो उच्च स्तर पर मानी जाने वाली जो पद है, IAS PCS है, इस तरह की परीक्षाओं में भी, इस तरह के पोस्ट पे भी है, पदों पे वो जा पाएंगे। तो देखिए, उनकी भी तो गरिमा बननी चाहिए। हाँ, एक खास काम, देखिए सिर्फ जो सफाई का काम से ही जोड़ देना किसी खास जाति को अपने आप में ठीक नहीं, उनकी भी तो अपनी गरिमा है, इज्जत है। तो ये मौका देता है, और एक ये मौका देता है कि वो अपने आप में जिन्हें हम कहते हैं कि मेन स्ट्रीम जिन्हें कहते हैं, मुख्य धारा में आने के लिए एक तरीका है अपने आप में, और वो उसमें आ पाते हैं। तो देखिए, सबको अधिकार है, हाँ? एक जाति को छोड़ देना खास, ये अपने आप में ठीक नहीं है, इसके लिए कोशिश करती है सरकार, करना भी चाहिए। और देखिए, आरक्षण तो एक व्यवस्था, एक ठीक ठाक व्यवस्था है, इसके माध्यम से देखिए आर्थिक रूप से जो सक्षम बनेंगे, देखिए सामाजिक रूप से भी सक्षम है। आप देखेंगे अक्सर जो लोग पैसे से अमीर होते हैं, उनकी समाज में किस तरह की इज्जत होती है। तो ये आप भी इस सच को जानते हैं। तो देखिए, जब तक वो मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे, जब तक अच्छी नौकरियां नहीं आएंगे, तो अच्छा रुपया का धन कैसे कमाएंगे वो? अच्छी नौकरी में आना भी तो ज़रूरी है ना। तो सबका एक संबंध है इस तरह से, आप देखेंगे तो। हाँ, अब उसको और उम्मीद है आप और अच्छे से सोच पाए, और आसपास देखे भी कि वाकई में ऐसा पॉसिबल है। आप देखेंगे धीरे धीरे चीज़ें फिर से सुधरती भी हैं, और इसके वाकई फ़ायदे हुए आरक्षण व्यवस्था के। चलिए नीचे का हम देख लेते हैं योजनाओं की सूची। यह योजना किसके बारे में है आपकी राय में? इससे सामाजिक न्याय को कैसे बढ़ावा मिलेगा? देखते हैं योजनाओं की सूची। विद्यार्थियों के लिए वजीफे की व्यवस्था। तो देखिए, इस तरह की होती है व्यवस्था होती है वजीफे की, जो SC ST OBC जो वर्ग से होते हैं, इनके लिए खास कट ऑफ के आधार पर, हाँ, और सरकार द्वारा जो छात्रवृत्ति है वो सरकारों द्वारा दी जाती है। देखिए, इसका आप भी समझ सकते हैं, इसका अच्छा सा एक उत्तर क्या है कि देखिए, जब आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, उनके पास आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो कि ज़्यादातर होते हैं वो सक्षम नहीं होते आर्थिक रूप से हायर स्टडी में पढ़ाई करने के लिए, है ना, बच्चे लोग। तो उनकी फैमिली से उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, इकोनॉमिक स्कॉलरशिप मिलेगा तब वो देखिए बिना किसी टेंशन के घर से उनको मांगना नहीं पड़ेगा किसी वजह से, है ना, कहीं कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। ये सरकार से व्यवस्था होगी तो वो इकोनॉमिक वजह से, देखिए, है ना, आर्थिक वजह से रुकेंगे नहीं वो, है ना, हायर स्टडीज़ में। ये सोच होती है। देखिए, अगला है विशेष स्थानों का गठन। तो देखिए, विशेष स्थान जो होंगे, ये खास तौर पर जो दलित जिन्हें कहा जाए, SC और ST, है ना, शेड्यूल टाइप के जो लोग होते हैं, आदिवासी होते हैं, उनके लिए खास तौर पर, है ना, उनकी विशेष रूप से सुनवाई यहाँ पे होती है, उनकी सुनी जाती है, और उसके लिए भी उसके अनुसार ही जो कार्रवाई की भी जाती है। तो देखिए, अपने आप में ये ठीक चीज़ है कि ये जाके जिसे अगला वाला जो है ना, कि ये सामाजिक न्याय में कैसे बढ़ावा देगा। देखिए, जब ऐसा होगा तो जो पिछड़े वर्ग है, जिस तरह से उनको भी न्याय मिल पाएगा, और उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, और ना उसमें देरी होगी, है ना, ये भी तो ज़रूरी है ना, उनके लिए व्यवस्था की जाए, तो इससे ये फ़ायदा है। चलिए तीसरा देखते हैं, सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए विशेष योजनाएं। तो देखिए, आपको पता है कि जो लड़कियों के लिए है विशेष योजनाएं होती है, देखिए कई स्टेट में, और लड़कियों के लिए अपने आप में जो फ्री एजुकेशन है वो दी जाती है, आप देखेंगे कई जगह पर, और इवन कई सारे एग्ज़ाम में भी आप देखेंगे कि उनकी फ़ीस भी नहीं लगती है ना, प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। आगे चल के देखिए, पूरी जनसंख्या का एक आधा हिस्सा होती है, तो ये अपने आप में एक बढ़ावा देता है लोगों को, बेटियों के लिए, क्योंकि एक
गलत तरह का चीज़ चलता है। बच्चों को, लड़कों को काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है भारत में, है ना, ज़्यादा अच्छा मान के चला जाता है, लेकिन जो कि गलत है ना। तो लड़कियों को भी आगे बढ़ाने के लिए उनकी शिक्षा को भी फ्री किया जा रहा है, जिससे लोग भी इस बात से संकोच नहीं करेंगे कि लड़की होगी तो वो दिक्कत होगी, आगे नहीं पढ़ा पाएंगे, है ना, ऐसी कोई वजह नहीं होगी। और आखिरकार देखिए बाद में एक समाज में एक कहा जाए कि एक समानता आ पाएगी, है। और जो लड़कियां होंगी उनके साथ भी कहिए कि एक समानता का व्यवहार हो पाएगा। कई मायनों में ये ज़रूरी है, कई और भी कई कारण हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं। तो देखिए जो मुफ्त शिक्षा जिन्हें मिलती है, लड़कियों को मिलती है, ये वाली बात आ जाएगी आपकी योजना के अंदर। हाँ, ऐसी योजनाएं होती है। और वो वाली बात जो मैंने कही, जो बढ़ावा देती है जिन चीज़ों को, ये आगे आपका सामाजिक नाव को कैसे बढ़ावा देंगे, है ना, इसके अंदर का हिस्सा बताया मैंने। तो आप पीछे करके और जो वीडियो को और अच्छे से आप सुन सकते हैं चाहे तो। चलिए हम आगे चलते हैं और पेज नंबर 98 पे हम आते हैं। दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। चलिए देखते हैं। हाशियाई समुदायों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए। आइए यहाँ एक सच्ची घटना पर आधारित इस केस स्टडी को पढ़कर जाने की अपनी रक्षा के लिए दलित इन कानूनों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ बिल्कुल ये सच्चा एक उदाहरण यहाँ पर है, हम देखते हैं इस केस स्टडी से। चलिए आगे। जकमालपुर गांव के लोग एक बड़े त्योहार की तैयारी में जुटे हैं। जकमालपुर है ना, ये गांव है। यहाँ हर 5 साल में एक बार स्थानीय देवता की पूजा की जाती है। अक्सर देखेंगे आप गाँव जाते होंगे तो गाँव में स्थानीय देवता होते हैं, गाँव में देखने को मिल जाता है। आगे देखते हैं। 5 दिन चलने वाले इस उत्सव में आसपास के 20 गांवों के पुजारी इकट्ठा होते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में दलित समुदाय का एक व्यक्ति सारे पुजारियों के पैर धोता है और धोवन के इस पानी से नहाता है। देखिए आगे देखें। जकमालपुर में यह काम रत्नम के परिवार के लोग करते हैं। इस गांव में रत्नम से पहले उसके पिता और दादा यह काम करते रहे हैं। उन्हें कभी मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया गया, लेकिन इस रस्म को उनके लिए एक भारी सम्मान के रूप में देखा जाता था। देखिए इसमें भी वो सम्मान जोड़ देते हैं। ये समझते रहिए, देखिए किस तरह से ये हो जाती सच्ची घटनाएं हैं। बिल्कुल हम कई बार विश्वास भी नहीं करते, अक्सर हमें देखने को नहीं मिलता सामने, तो हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन चीज़ें ऐसी हैं। अगर जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ खास तौर पे, गांव के लोग तो देखते होंगे काफ़ी। चलिए आगे। इस बार रत्नम की बारी थी। रत्नम 20 साल का था और पास के ही एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसने यह रस्म निभाने से इनकार कर दिया। चलिए आगे। उसने कहा कि वह इस संस्कार में विश्वास नहीं करता और उसके पुरखों को दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता था। रत्नम के इनकार से न केवल गांव की ताकतवर जातियां बल्कि उसके अपने समुदाय के कई परिवार भी खफा थे। ऊंची जातियों के लोगों को यह देखकर हैरानी थी कि कच्ची उम्र का एक नौजवान उनका हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। उनको लगता था कि रत्नम की पढ़ाई लिखाई ने उसे बिगाड़ दिया है और अब वह खुद को उनके बराबर मानने लगा है। तो देखिए यहाँ पे है ऐसे एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है इस भारत में, आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर कोई बराबर होना चाह रहा है, देखिए यहाँ पे है ना, दलित समुदाय के ये लोग जो दिखे जाएगा तो एक, और ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा बराबरी वाला गैर बराबरी का भाव आगे में ना हो हमारे देश में, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ की बात ज़रूर करेंगे। देखने को कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी कि इस तरह से उनके लिए हैरानी की बात है। जो लोग देखेंगे कि पढ़ लिख कर वो बराबरी की बात कर रहे हैं, अक्सर होना भी चाहिए, सब लोग बराबर हैं ही, जन्म से हम जानते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये बिगड़ गए क्योंकि आप ट्रेडिशन परंपरा को नहीं मान रहे, जो कि अपने आप में भेदभाव वाली थी परंपरा, उसको उन्होंने मानने से मना कर दिया। बिल्कुल आप भी इस पर साथ होंगे कि बिल्कुल उसने सही डिसीजन लिया। देखिए क्योंकि उस तरह से उसको खराब लगा और बिल्कुल हक है उससे मना करने का। चलिए आगे देखते हैं। रत्नम की जाति के लोग भी ऊंची जाति वालों के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे। रत्नम की जाति थी वो दलित जाति, उसके लोग डरे हुए थे क्योंकि अक्सर ये लोग हिंसा का प्रयोग कर सकते थे, है ना, किया भी है, बहुत बार किया है। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं बड़ी बड़ी, और भेदभाव तो जारी था ही, छुआछूत आप जानते हैं। चलिए आगे। उनमें से बहुत सारे सवर्णों के खेत खलिहानों में दिहाड़ी मजदूर थे। चलिए आगे देखते हैं। अगर प्रभुत्वशाली जातियां उन्हें काम देना बंद कर दे तो वे क्या खाएंगे, जिंदगी कैसे चलेगी। ऊंची जातियों ने यह भी ऐलान कर दिया था कि अगर दलित नहीं झुकेंगे तो उन्हें स्थानीय देवता का अभिशाप लगेगा। ये भी बात थी। देखिए
कि उस इस तरह से देखिए क्रिएट किया गया कि उन्हें श्राप लगेगा अगर इस तरह से उन्होंने नहीं किया तो। चलिए आगे। रत्नम की दलील यह थी कि चूंकि आज तक एक भी दलित मंदिर के भीतर नहीं गया है, इसलिए देवता के उन पर गुस्सा होने का सवाल ही नहीं उठता। देखिए उसका अपना तर्क था, आर्गुमेंट था कि देखिए बता सकता हूँ आपने मंदिर जाने नहीं दिया, आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान ऐसा करेंगे उनके साथ। हाँ, तो चलिए आगे जाने से पहले हम देख लें बाएं हाथ पे लेफ्ट साइड पे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए 3 लोग दिख रहे हैं आपको, बीच में एक कबीर है, उनके दोहे आपने बहुत सुने होंगे, जिन्होंने नहीं सुने हो कुछ दोहे भी देख ले जाके, यूट्यूब से भी देख सकते हैं। काफ़ी इनके दोहे अच्छे चले थे, समाज में बहुत सुधार लाने की कोशिश की थी इन्होंने। चलिए पढ़ते हैं। भाषा की अपनी पुस्तक में आपने कबीर के दोहे पढ़े होंगे। कबीर 15वीं सदी के कवि थे। पेशे से बुनकर कवि भक्ति परंपरा से जुड़े थे। कबीर की कविता परम सत्ता के प्रति उनके प्रेम पर केंद्रित थी। उनका यह प्रेम रस्म और पंडे पुंजारियों के चंगुल से आज़ाद था। हाँ, यानी किसी तरह के कर्मकांड है, कोई पूजा पाठ इस तरह करने की जरूरत नहीं है, वो भी ईश्वर से प्रेम करते थे, है ना। ईश्वर से प्यार करने का तरीका अलग था। हाँ, किसी तरह का कोई है ना ढंग नहीं, जैसे लोग अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, भगवान की मनाते हैं, खिलाते हैं, क्या क्या वो तरीके, लेकिन इनके तरीके अलग थे। वो भी प्रेम करते थे ईश्वर से, और बहुत बड़े एक तरह से वो प्रेमी थे ईश्वर के। चलिए आगे देखते हैं। उनकी कविताओं में ताकतवर लोगों की तीखी आलोचना दिखाई देती है। कबीर ने ऐसे लोगों पर बार बार प्रहार किया जो अपने धार्मिक और जातीय पहचानों के लिए लोगों को सांचे में कैद कर देते हैं। उन्हें कहा कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, बहुत उन्होंने आलोचना की इस तरह से। कोई हिंदू मुस्लिम जैसा नहीं, सब इंसान है अपने आप में, सब अपने फायदे के लिए एक तरह से चीज़ें बनाए हुए हैं। हाँ, ईश्वर का भी भेदभाव नहीं करता। इस तरह कई बातें उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से कही, आप देखेंगे तो। और सबकी आलोचना करी, ऐसा नहीं कि किसी खास धर्म को, उन्होंने सबके ऊपर इस तरह से कहा जो गलत था, समाज में गलत के खिलाफ उन्होंने बिल्कुल बोला। उनकी राय में हर व्यक्ति के पास आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता होती है। हर कोई स्पिरिचुअल लिबरेशन प्राप्त कर सकता है, और वे अपने अनुभव के जरिए भीतर के गहरे ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। सबको बराबर एक तरह से आज़ादी है, आप सब लोग प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखें। उनके पद सभी मनुष्यों की समानता और श्रम की महत्ता के शक्तिशाली विचारों को सामने लाते हैं। मनुष्य सब लोग बराबर है, और लेबर का महत्व उन्होंने बताया अपने आप। आगे देखें। वे एक साधारण कुम्हार, बुनकर और घड़े में पानी लाती औरत सबके श्रम का सम्मान करते हैं। हाँ, सबका सम्मान है, अपना कोई काम एक तरह का छोटा बड़ा नहीं, और सब अपनी भूमिका निभा रहे एक तरह से, है ना। सबको इज्जत बराबर मिलनी चाहिए, इसकी उन्होंने पैरवी की एक तरह से। चलिए आगे। उनके पदों में श्रम ही समूचे ब्रह्मांड को समझने का आधार है। देखिए उन्होंने श्रम से ही कहा कि श्रम के माध्यम से ही आप ये जान सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड की समझ पैदा कर सकते हैं। और बहुत बड़ी बात अपने आप इन्होंने कही, काम के माध्यम से ही। चलिए आगे। उनकी प्रत्यक्ष साहस भरी चुनौती आज भी लोगों को प्रेरित करती है। बहुत उस वक्त उन्होंने खुलकर बात कही है अपनी, समझिए 15वीं शताब्दी में, और आज भी ये बातें कुछ कुछ होती है अभी तो। और उस समय ये कितनी बड़ी अपने आप में हिम्मत की बात थी कबीर की जैसे लोग जो किए वहाँ पे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात में दलित, हाशियाई समूह और सामाजिक ऊंच नीच से घृणा करने वाले लोग आज भी कबीर के पदों को गाते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग कबीर के दोहे पढ़ के लेकिन उनको समझा नहीं है ना, कबीर की मूल बातों को यहाँ पर बड़े अच्छे से कोशिश की गई है। और आप जाने इसके बारे में जानना चाहते हैं यूट्यूब में और क्रोम गूगल से आप करके जानकारी और मौजूद है ही। तो ये बात है, देखिए कि बात इन्होंने भी की, और इन्होंने लाइफ टाइम तक जब तक रहे उन्होंने अपनी बुलंद आवाज़ को जारी रखा। एक फोटो के माध्यम से दिखाया गया, देखिए बीच में है वो। तो देखिए बहुत ये श्रम से ही उन्होंने समूचे ब्रह्मांड को आधार बताया समझने का, है ना। इसी लेबर से समझ सकते हैं। चलिए पेज नंबर हम 99 पे अब देखते हैं। और देखिए इसको आज भी कविता को गाया जाता है, इनके दोहों को गाया जाता है बिल्कुल। और जो लोग इस तरह के भेदभाव को नहीं देखना चाहते, उच्च नीच विश्वास नहीं करते हैं, बराबरी चाहते हैं, बिल्कुल उनके द्वारा कितने पसंद से सुना जाता है। कई बार आप भी सुनते होंगे, पता नहीं चलता होगा। कई बार बहुत अच्छी अच्छी बातें कहा करते थे, कभी समाज में सुधार के लिए भी बड़ी कोशिश की है उन्होंने। तो पेज नंबर 99 से फिर पढ़ते हैं। ताकतवर जातियों ने रत्नम को सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने उसके समुदाय को हुक्म दिया कि वे रत्नम और उसके परिवार का बहिष्कार कर दे। तो देखिए जो बहिष्कार शब्द इसके लिए ऑस्ट्रेसाइज शब्द चलता है इंग्लिश का।
इसका मतलब किसी व्यक्ति या समूह को बाहर निकाल देने या प्रतिबंधित, है ना, रेस्ट्रिक्शन एक तरह का, यानी कि वो रोक लगा देना, है ना, प्रतिबंधित कर देने से होता है। इस अध्याय में यह शब्द व्यक्ति और उसके परिवार के सामाजिक बहिष्कार के विषय में आया है इस पाठ में। हाँ, सामाजिक बहिष्कार की बात यहाँ पे यहाँ ये किस तरह से देखिए रतलम के परिवार को हुक्म दिया गया है उससे निकल जाने का, बाहर चले जाने का, है ना। आगे देखते हैं। सभी को यह आदेश दिया गया कि कोई भी उसके परिवार से किसी तरह का संपर्क नहीं रखे। एक रात को अचानक कुछ लोगों ने आकर रत्नम की झोपड़ी पे आग लगा दी, क्योंकि अक्सर होता है, देखिए जो आवाज़ उठाते हैं, जो लोग अलग करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ है ना गलत व्यवहार किया जाता है, अक्सर है ना मार भी दिया जाता है ध्यान से उनको। चलिए आगे। रत्नम किसी तरह अपनी माँ के साथ जिंदा भाग निकला। उसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है, देखिए ये आप ध्यान रख सकते हैं, 1989 का ये अधिनियम। और आप भी जागरूक रहें, इसका उपयोग आप बिल्कुल, अगर आप हैं इस खास जाति से आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, बिल्कुल उपयोग में लाया जाए। इसके बारे में और जानकारी जुटा सकते हैं या बता सकते हैं। देखिए इंग्लिश में बोलेंगे हम, शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, है ना। तो दोनों में से कोई भी एक बाई सी कोई इंग्लिश में इसको बोलेंगे, तो आप इसका बिल्कुल उपयोग करके इस तरह से इसका होता भी है इस्तेमाल, लेकिन यहाँ पे हुआ और थाने मामला दर्ज कराया। चलिए आगे देखते हैं। बाकी दलित परिवार तब भी उसके समर्थन में आगे नहीं आया। देखिए उसके समुदाय के लोग ही नहीं आ पाए थे, डर इतना ज़्यादा होता है, देखिए, है ना। फिल्मों में आपने देखा होगा, लोग अक्सर कोई आवाज़ उठाते हैं, पूरे गाँव वाले शांत हो जाते हैं, माध्यम से दिखाया जाता है, नहीं आते, डर रहे जाते हैं। ठीक है। बाकी दलित परिवार तब भी उनके समर्थन में नहीं आए, वे डरे हुए थे। उन्हें लगा कि अगर वे अपना मुंह खोलेंगे तो उनकी हालत भी रत्नम जैसी ही बना दी जाएगी। स्थानीय मीडिया ने इस घटना पर काफ़ी ध्यान दिया। मीडिया के लोगों ने, बहुत सारे पत्रकारों ने गांव का दौरा किया। रत्नम को उन्होंने दलित प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया अपने आप में, हाँ, सिंबल बने वो रत्नम। अंततः विवादास्पद रस्म को माफ कीजिए, अंततः विवादास्पद रस्म तो खत्म कर दी गई, लेकिन उसके परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि गांव की ऊंची जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया था। देखिए रस्म तो खत्म हो गई, लेकिन गांव से निकलना पड़ा उनको मजबूरन, क्योंकि इस तरह से वो टिकने नहीं देते। तो देखिए इस तरह से होता है कई बार। और देखिए सच्ची घटना है ये, है ना। और सब सुने तो कोई वो नहीं, भारत के अंदर इस तरह की चीज़ें होती है और इस तरह के भेदभाव जारी है, गलत जो कहा जाएंगे एविल प्रैक्टिसेस। देखिए प्रश्न है, चलिए प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। पहले इस भाग का हिस्सा और जो है पढ़ के फिर प्रश्न की ओर जाएंगे दाएं साइड। नीचे देखें, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 देखते हैं। मैंने इंग्लिश में भी उसको ऊपर बोल दिया, आपने ध्यान दिया हो तो। चलिए पढ़ते हैं इस पर। रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया। आगे देखते हैं। यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार इस बात के लिए भी भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे। यूँ तो इस तरह का व्यवहार लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन 70 के दशक के आखिर में और 80 के दशक में यह समस्या हिंसक रूप लेने लगी थी। हाँ, ठीक है, हिंसक रूप लेने लगी थी, मारपीट, है ना, लोगों को मार जान से मारने की कोशिश की जाने लगी थी। आगे देखें। इस दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे आग्रही दलित संगठन सामने आए और उन्होंने अपने हकों के लिए पुरजोर आवाज उठाई। वे तथाकथित जातीय दायित्वों का निर्वाह करने को तैयार नहीं थे और समानता का अधिकार चाहते थे। देखिए साउथ जो दक्षिण भारत है उसके अंदर भी आग्रही का मतलब, देखिए इसके लिए जो अंग्रेजी शब्द चलता है वो असर्टिव चलता है, यानी कि जो व्यक्ति या समूह पुरजोर तरीके से अपनी बात रखता है उसे आग्रही कहा जाता है ना। पुरजोर तरीके से, डर के साथ नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ, जिसे हम कहते हैं, ये बातों को रखते हैं। ये आवाज़ें उठने लगी। देखिए कानून का कितना बड़ा फायदा रहता है, इसलिए राजनीति से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए हमें। राजनीति अपने आप में उसका हिस्सेदार बनना चाहिए, है ना, सही से उसका चीज़ों को समझना चाहिए। सिर्फ गाली देने से काम नहीं होगा, है ना। लोग अक्सर सुनने को मिलता है, लोग, है ना,
कि अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और बस। और लेकिन देखिए उसके अंदर जाके ऐसा कानून नहीं बनते तो क्या होता, बताइए, चीज़ें और इससे चलती रही, कानून से कुछ फ़ायदा हुआ ना, अभी और चलेगा। कानून बनता है तो धीरे धीरे लोग आते हैं उस पर और समझते हैं कानून की जो प्रैक्टिकली फिर वो यूज़ होने लगता है धीरे धीरे। ये बहुत इससे लाभ होता है। चलिए आगे देखते हैं। रत्नम की तरह उन्होंने भी दलितों का अपमान व शोषण करने वाली परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से ऊंची जातियों के लोग उनके साथ खुलेआम हिंसा पर उतारू हो गए थे। सरकार को इस बात पर का एहसास कराने के लिए दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाए कि छुआछूत अभी भी जारी है। उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि नए कानूनों में दलितों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा की सूची बनाई जाए और इस तरह के अपराध करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। देखिए बहुत आंदोलन मांगे चले, डिमांड किए, तब जाके कानून भी आया ना। इस तरह के वैसे नहीं, और इस तरह के भेदभाव जारी थे हमारे समाज में, अब भी हैं। अब देखिए कानून आएगा तो डर तो आता ही है, तो चीज़ें कम होंगी, इस तरह की घटनाएं होनी भी चाहिए कम। ये सब लोग जन्म से बराबर ही हैं और इंसान इंसान भी तो कैसा इंसान है बताइए। चलिए ऊपर का प्रश्न देख लेते हैं जो दाई साइड है कॉर्नर पे ऊपर। क्या आपको ऐसा लगता है कि रत्नम को परंपरागत रस्म निभाने के लिए जिस तरह मजबूर किया जा रहा था वह उसके मौलिक अधिकारों का हनन था? आपको ऐसा क्यों लगता है कि दलित परिवार शक्तिशाली जातियों के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे? तो देखिए पहले से बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है कि अपने आप में वो उसके मौलिक अधिकार का ये हनन था। क्योंकि देखिए धार्मिक रूप से हमने पढ़ा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना उसके अंदर, और उनको कितनी जो गलत तरीके से और वो जो कहा जाए कि जो है ना जो खराब पानी था उससे उनको नहाना ही पड़ता था, बताइए। अब देखिए सोच के भी कैसा लगता है हमें अपने आप में, है ना। इस तरह की व्यवस्थाएं बना रखी थी, बड़ी जातियों के द्वारा बना था, जो कि अपने आप में अमानवीय लगता है ना इंसान के लिए, बताइए ऐसा करना, है। तो ये अपने आप में मौलिक अधिकार का उनका उल्लंघन था रत्नम के। देखिए दूसरा प्रश्न देखें तो देखिए जो डरने वाली बात है ना, फिल्मों में आपको दिखा होगा लोग डर क्यों जाते, ज़्यादातर लोग है ना आवाज़ नहीं उठा पाते। खुद दलित समुदाय के लोग जब उसने आवाज़ उठाई रत्नम ने तो लोग नहीं आए। देखिए हमको मालूम चला था उसमें एक चीज़ हमने पढ़ा कि लोग वहीं खेत में काम करते थे, है ना, ज़्यादातर बड़ी जातियों के, उनके पास उसने धन संपत्ति नहीं था, है ना। वो लोग देखिए पैसे से भी देखिए अक्सर इसका जुड़ाव है, मैंने यही बताया, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं फिर वो आर्थिक रूप से भी पिछड़ जाते हैं, हाँ। का संबंध आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है वो सामाजिक रूप से भी पिछड़ जाएंगे, संबंध है इसका ना। तो देखिए बेधर्मन था जिस तरह से वो लेबर थे, एक कारण ये था कि वो काम पे से हटा देंगे उनको, हमने देखा, हाँ। और यही भी था कि उनको वहाँ से निकाल देंगे, वो डोमिनेंट फैमिली थी, है ना। उस तरह से डोमिनेंट लोग जो होते हैं वर्चस्वशाली लोग, तो वो उसको गाँव से निकाल देते थे, ये भी जो था कि वहाँ से निकलना पड़ता। और देखिए साथ में एक और बात थी यहाँ पे जुड़ी हुई, जो स्थानीय जो देवता थे, है ना, कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, इस परंपरा को नहीं निभाते तो उनको क्या करेंगे, सज़ा मिल जाएगी। एक तरह से जो पाप होता है ना, कि एक तरह से क्या कहा जाए कि श्राप एक तरह का हम कह सकते हैं, वो मिल जाएगा। वो भी तो एक डर रहता है, वो भी एक तरह का एक डर जो बना होता है इस चीज़ों का। लेकिन देखिए अपने आप में किस तरह से लोगों ने क्रिएट किया, उस तरह से वाकई क्या ऐसा है, आप भी देखें इस बात को कि वाकई इस तरह से कोई श्राप देगा, इस तरह से अमानवीय चीज़ें घट रही हैं तो उसके लिए। तो ऐसी और कई चीज़ें हैं और आप ध्यान देंगे तो मालूम चलेगा, उसको समझते रहे साथ में अच्छे से। चलिए आगे अब हम इसको पेज नंबर 100 पे चलते हैं, उसको देखते आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार 1970 और 1980 के दशकों में आदिवासियों ने भी खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज़ उठाई बल्कि अपनी ज़मीन व संसाधनों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए। इन आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजिक गुटों का गुस्सा झेलना पड़ा और उनके साथ भी जमकर हिंसा हुई, इनको भी हिंसा का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि इस कानून में अपराधों की एक बहुत लंबी सूची दी गई है। इनमें से कई अपराध तो इतने भयानक हैं कि उनके बारे में सोचकर ही दिल दहल जाता है। इस कानून में न केवल भयानक अपराधों को उल्लेख किया गया है बल्कि यह कानून इस बात की ओर भी इशारा भी करता है कि साधारण इंसान से भी कितने जघन्य कृत्य कर सकते हैं, है ना। साधारण इंसान भी कितने जघन्य कृत्य कर सकते हैं, जो हम जिन्हें सिंपल आदमी कहते हैं, है ना, वो लोग कितने से कितनी खराब जिसे हम कहते हैं अपने आप में, कितनी ज़्यादा वो। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार इस तरह के कानून हमारे सोचने और काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं और दोषियों को सज़ा भी देते हैं। आगे देखिए, इस कानून में कई प्रकार स्तर के अपराधों के बीच फ़र्क किया गया है। पहला देखिए, आ सकता है इसके बारे में कोई प्रश्न आपसे बन जाए कि इस कानून में किस तरह अपराधों के बीच फ़र्क किया गया है ना।
यहाँ से आपका ये स्टार्ट हो जाता है बिंदु। तो आप इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। जो कितने स्तर है इस कानूनों में, है ना, कि कई स्तर पे एक बटा हुआ है ये कानून। मतलब अपराध है, इस कानून के अंतर्गत जो अपराध है वो कई स्तरों पे बटे हुए हैं, है ना। अपराधों की जो श्रेणी है अपराध में, है ना, डिवीजन किया गया है। देखिए पहला, इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के रूप में सूची दी गई है। और देखिए आप एक शब्द दिया है ना, नैतिक रूप से निंदनीय, यानी कि इंग्लिश में से क्या है, मॉरली रिप्रेहेंसिबल। और इसका मीनिंग देख लेते हैं। ये ऐसे कृत्य होते हैं जो सभ्यता और प्रतिष्ठा के सारे कायदे कानूनों के खिलाफ होते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर ऐसे घृणित, घिन से और अपमानजनक कृत्यों के लिए किया जाता है जो समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों के खिलाफ होते हैं, है ना। यानी कि आप समझ लीजिए कहीं इंसानियत के अगेंस्ट ये चीज़ है सारी, है ना। इंसान देशों के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए आगे दे रखा, इसका मकसद ऐसे लोगों को सजा दिलाना है जो, पहला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं। दूसरा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं या उसे नंगा घुमाते हैं। देखिए हम सोच भी नहीं सकते हैं इस तरह की चीज़ यहाँ पे लिख के भी, और ऐसा होता है अपने आप में, हुआ है भारत में, है ना। ऐसे किए जाते हैं, कई बार आप सुनने को मिल जाएगा अभी भी आपको मीडिया में। या उसके चेहरे अथवा देह पर रंग लगाते हैं या कोई और ऐसा कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। हाँ, इंसान होने के नाते मुझे नहीं सोच सकते हैं, एक इंसानियत के तौर पे भी अपने आप में गलती सुन के। देखिए ये सिर्फ किताब में आंसर लिखने के लिए नहीं, ये बात समझने की है। आप अगर ध्यान दें तो इस तरह की चीज़ें जारी हैं। हो सकता है आपको इस तरह की चीज़ आपको ना देखने को मिली हो, लेकिन ये सच है भारत का। चलिए दूसरा, इसमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है जिनके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है या उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। ये दूसरी कैटेगरी है। ये आगे देखते हैं। फलस्वरूप इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति, देखिए फोर्थ है इसमें, अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व, ऑनरशिप वाली जमीन पर कब्जा करता है या खेती करता है या उसे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सजा दी जाएगी, है ना। कोई प्रॉपर्टी ले लेता है किसी का, तो यह बात समझने की कोशिश करें आप। आगे देखें, एक और स्तर पर यह कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक खास तरह के अपराध है, इसलिए ऐसे लोगों को दंडित करने की व्यवस्था की गई है। जो देखिए 11वां यहाँ पे लिखा है पॉइंट, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। खास तौर पर इसको यहाँ पे लिया गया महिलाओं के साथ जो होता है। तीसरी कैटेगरी आप डाल सकते हैं, है ना, तीसरा। तो देखिए जिसके बेस पे जो प्रश्न पूछे गए उसको हम देखते हैं। क्या आप 1989 के कानून के दो प्रावधानों का उल्लेख कर सकते हैं? तो देखिए ऊपर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, और उसमें से देखिए किसी भी दो का प्रावधान बिल्कुल लिखे, जो हमने भी बात की जस्ट ऊपर ही लिखा है। ये आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस होगी, याददाश्त के लिए भी आपकी, है ना, आपको याद रहेगी। नीचे देखें, शब्द संकलन को देखें और अपने शब्दों में लिखें कि नैतिक रूप से निंदनीय पद का आप क्या मतलब समझते हैं। देखिए हमने बात की ना नैतिक रूप से निंदनीय पर बात की थी हमने इसके बारे में, उसमें से देख के मैंने बताया था। तो एक बार और उसको आप पढ़िए बिल्कुल, और अपनी एक समझ बनाए, अपने उदाहरण से जुड़ी हो सके तो, और अपने दोस्तों को सुनाएं आपस में, और या शेयर करना चाहे हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें आप लोग, ये भी ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं बाएं साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो ऊपर लिखा हुआ है क्या क्या है, हम इसको देखते हैं। पंडित देखूँ मन में जानी, कहूँ धो छूटी, कहाँ से उपजी तब ही छूटी तुम मानी, एक ही पाट सकल बैठाए, छूती लेत धोखा की, छूती ही जेवन, छूत ही अंचवन, छूत ही जग उपजाया, कहे कबीर ते छूती विवर्जित, जाके संग न माया। संदर्भ, इस पद में कबीर ने बताया है कि प्राणी की तीन स्थितियां होती हैं, जन्म, जीवन और मरण। देखिए इसके माध्यम से वो लैंग्वेज थोड़ी आप समझने में हो सकती है दिक्कत, क्योंकि इस स्टाइल में है वो लिखते थे कबीर, वो आज की भाषा से अलग लग रही है।
तो वो देखिए उस माध्यम से कहा करते थे कबीर पहले, जो कुछ देखिए उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जन्म, जीवन और मरण है अपने आप में 3 सिचुएशन से हम गुजरते हैं। देखिए ये अपने आप में सच भी है। तीनों स्थितियों में सभी प्राणी एक समान रहते हैं और तीनों के मूल में गंदगी है। फिर छुआछूत का भेद भाव कैसा? व्याख्या देखिए संदर्भ था, व्याख्या। कबीर कहते हैं कि पंडित है पंडित, मन में भली प्रकार से विचार करके देखो, भला बताओ कि छूत क्या है और कहाँ से उत्पन्न हो गई। तुमने बिना सोचे समझे छूत नामक एक भावना बना ली है। देखिए ये एक तरह के चेतावनी दे रहे हैं, एक तरह से बता रहे हैं, है ना। उन पंडितों का आपको पता है हिंदू धर्म में है, होते हैं पंडित लोग की, ये कहाँ से और किसने बनाया ये, हाँ, ये किन लोगों ने इनको बनाया, इन विद्वानों ने, कि जिसने रची इस तरह की भावना, हाँ, जाति प्रथा, इसको लेकर ये बता रहे हैं यहाँ पर। चले नीचे। प्रभु ने एक ही पृथ्वी रूपी पीढ़े पर सभी को समान रूप से बिठा दिया है। फिर तुम किसको छूत कहोगे और किसको अछूत? यानी जन्म से देखिए सब लोग बराबर हैं, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो फिर छीत अछूत कैसा किया? हाँ, छूत अछूत की बात क्या है? चलिए आगे। अन्न और जल जिसका भोजन और पान किया जाता है गंदगी से संयुक्त है। देखिए वो कैसे आते हैं अपने आप से, है कहाँ से? खेत में वो खेत में जब उनका उपज होती है, उनकी फसल होती है, इसके बाद होती है, अब देखेंगे कैसी सिचुएशन होती है, वो क्या बहुत साफ होती है अपने आप में। देखिए सब लोग ऐसे ही, कहने का मतलब है कि सब में ही, हाँ, जिस चीज़ से वो आते हैं वो तो सभी इस तरह से गंदगी से संयुक्त है। इसी छूत से सभी उत्पन्न है, फिर उनमें उनसे कौन बचा है? हाँ, ये कहीं ना कहीं सबका पाला पड़ता है, सब उसमें से निकलते हैं। जैसे आपने सुना हुआ कमल में कीचड़ में ही कमल खिलता है, इस तरह से। अतः छुआछूत का भेदभाव निरर्थक है, कोई मतलब नहीं है इसका, अपने आप में गलत है, कोई मतलब नहीं है। कबीर कहते हैं कि वास्तव में छूत से वही लोग परे हैं जिन पर माया का प्रभाव नहीं है। इनसे वही लोग हैं जो इसके बारे में इनसे लिप्त नहीं है, जो समाज द्वारा बना दी गई है इन चीज़ों से, वही लोग इससे मुक्त होंगे। हाँ, वही लोग मुक्त हो सकते हैं। बाकी जो समाज में दी गई सब चीज़ें इसमें, हाँ, इसके सामने सारी बातें जो मानते हैं वो तो इसमें लिपती हैं। स्रोत जयदेव सिंह एवं वासुदेव सिंह शब्द है इसको लेकर, और इसके ये स्रोत लिखे हैं, आप देख सकते हैं, नीचे देखें। कबीर अछूत शब्द को यहाँ एक नया अर्थ देते हैं। उनका दावा है कि अस्पृश्यता ही ज्ञान का सर्वोच्च स्तर है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति संकुचित और विभाजक विचारों से पूरी तरह मुक्त है अपने आप में, वो बताना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ एक अलग मीनिंग अपने आप में अनटचेबिलिटी का बता रहे हैं। ये कहते हैं कि जो अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी, अपने आप में एक उच्च स्तर का ज्ञान है, एक तरह का, है ना। और वो व्यक्ति अपने आप में छोटी बातों से, है ना, वो मुक्त है अपने आप में। हाँ, वही सबसे ज़्यादा मतलब कहा जाए कि उच्च स्तर के है। ये उल्टा बिल्कुल इस तरह से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ठीक है। आगे देखें। लिहाजा कबीर अस्पृश्यता की सोच को सिर के बल खड़ा करके अछूतों को सबसे निचली अवस्था के बजाय सबसे ऊंची अवस्था में स्थापित कर देते हैं। तो बिल्कुल देखिए मैंने कहा बिल्कुल उल्टा वो कर देते हैं। जहाँ सबको सबसे नीचे बताया गया इनको, ये सबसे ऊपर है। आपको पता है हमने पहले वाले में क्या देखा, श्रम के महत्व की बात करते हैं कबीर अपने आप में, है ना। ये बड़ा मान के चलते कि श्रम अपने आप में आध्यात्मिक ज्ञान का एक, है ना, मार्ग है एक तरह का। हमने ऊपर देखा था, आपने ध्यान दिया हो तो। कबीर इस ढंग से कहा करते थे। देखिए इनका कितनी जानकारी वो देते इस माध्यम से, किस तरह से सोच समाज में बदलते थे उस टाइम से। तो ऐसे समाज सुधारक रहे हमारे देश में से कई, राजा राम मोहन राय ऐसे और कई समाज सुधारक रहे अपने तरीके से, दोहे के माध्यम से, किसी ने अपने लेखन के माध्यम से समाज में सुधार किया है। चलिए पेज नंबर 101 पर अब आते हैं। देखिए इस पेज पर हम देख सकते हैं, पर अब आते हैं। देखिए इस पेज पर हम देख सकते हैं जो बॉक्स के माध्यम से पहले जो है इन्फॉर्मेशन सब देखते हैं, फिर दाएं साइड हम जाएंगे। हाथ से मैला उठाने का कलंक, इसे इंग्लिश में कहेंगे द स्कर्स ऑफ मैनुअल स्केवेंजिंग सॉरी। तो आइए इसको लेकर हम ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग झाड़ू, टीन और टोकरियों के सहारे पशुओं, इंसानों के मलमूत्र को ठिकाने लगाते हैं। देखिए देखते होंगे वे बिना पानी वाले सूखे शौचालयों से गंदगी उठाकर दूर के जंगलों में फेंक कर आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बात की गई, अपनी ध्यान दें बिल्कुल। झाड़ू, टीन और टोकरियों के सहारे
पशु और इंसानों, है ना, इंसान की बात की जा रही है यहाँ पर, इनके मलमूत्र को ठिकाने लगाते हैं, गंदगी उठाकर दूर फेंकते हैं। हाथ से मैला उठाने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते हैं। हाथ से मैला उठाने वाले यह काम आमतौर पर दलित औरतों और लड़कियों के हिस्से में आता है। यानी औरतें और जो लड़कियां होती हैं उनके हिस्से में खासतौर पर ये काम दिए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में सक्रिय सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार पूरे देश में दलित समुदाय के लगभग 1 लाख लोग यह काम कर रहे हैं। देखिए आज भी ये बता रहे हैं। सिर पर मैला ढोने वालों के बीच काम करने वाले इस संगठन का कहना है कि ये लोग 26 लाख निजी और सामुदायिक सूखे शौचालयों की सफाई करते हैं। देखिए 26 लाख समुदायों की। आगे देखें, सिर पर मैला ढोने वाले बेहद अमानवीय स्थितियों में काम करते हैं, इंसानियत के परे है जिनका है, इंसान वाली बात नहीं है, इंसानियत के लिए ऐसा ठीक नहीं है। इस काम के कारण उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा बना रहता है। वे लगातार ऐसे संक्रमण के खतरे में रहते हैं जिससे उनकी आंखों, त्वचा, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है। इस काम के लिए उन्हें बहुत मामूली वेतन मिलता है। नगर पालिकाओं में काम करने वालों को रोजाना 200 मिलते हैं, 200 रुपये मिलते हैं देखिए रोजाना, जबकि निजी घरों में काम करने वालों को इससे भी कम पैसा मिलता है। जैसा कि आपने इस पुस्तक में पढ़ा है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की प्रथा को खत्म किया जा चुका है, फिर भी हाथ से मैला उठाने वालों को कई जगह छूत मारा जाता है। गुजरात के भंगी, आंध्र प्रदेश के पाखी और तमिलनाडु के सिकलयार इसी श्रेणी में आते हैं। नाम आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे। आमतौर पर उन्हें गांव के किनारे अलग टोलों में रहना पड़ता है। उन्हें मंदिर, सार्वजनिक जल सुविधाओं आदि के पास फटकने भी नहीं दिया जाता है। देखिए अभी भी इस तरह की चीज़ें हो रही है, ऐसा भी नहीं कि छुआछूत खत्म हो गया है, यहाँ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 पारित किया था। 1993 में ये एक्ट आया था। यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है अपने आप में। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा 13 अन्य संगठनों व व्यक्तियों, जिनमें 7 मैला ढोने वाले थे, ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। देखिए हम पढ़ चुके हैं कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है PIL की, है ना। याचिका दायर करने वालों का कहना था कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा न केवल आज भी चल रही है, बल्कि रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों में भी बड़े पैमाने पर प्रचलित है। ये रेलवे में भी प्रचलित है। याचिकाकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का आग्रह किया। इसके बस जवाब में न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि 1993 में पारित किए गए कानून के बाद देश भर में सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग मंत्रालय को आदेश दिया कि वे 6 माह के भीतर इस बात की सच्चाई का पता लगाएं। अगर सिर पर मैला ढोने की प्रथा अभी प्रचलन में पाई जाती है तो संबंधित सरकारी विभाग को ऐसे लोगों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 6 दिसंबर 2013 से लागू हुआ है। देखिए 6 दिसंबर 2013 से लागू कर दिया गया है ना। उनका पुनर्वास करना, उनकी स्थिति ठीक करना, इसको लेकर कानून बन गया है। देखिए लागू करने में टाइम लगता है, लेकिन एक अच्छी कोशिश है अपने आप में, ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए देखते हैं राइट साइड में जो पिक्चर्स उनको हाथ से मैला उठाती एक सफाई मजदूर। देखिए ये क्लियर यहाँ पे एक फोटो के माध्यम से दिखाया गया है। देखिए जो लोग असलियत में ऐसा कर रहे होंगे अपने आप में हम सोचें किस तरह की स्थिति होती होगी, कितना आप वो ये ऐसी उनको महसूस करना किस तरह का, ये अपने आप में हम सोच भी नहीं सकते। देखिए फोटो के माध्यम से बताया गया है। उसके नीचे देखिए सफाई कर्मचारी आंदोलन के कार्यकर्ता एक सूखे शौचालय को गिरा रहे हैं। ये सूखे शौचालय जो है उनको गिरा रहे हैं आंदोलन के माध्यम से। सिर पर मैला उठाने का क्या अर्थ समझते हैं, है ना, आप क्या अर्थ समझते हैं बताइए। तो देखिए अपने ऊपर इसकी परिभाषा दी गई है, झाड़ू, टीन और टोकरियों के सहारे पशु और इंसानों के मलमूत्र को ठिकाने लगाना अपने आप में, है ना। और वे बिना पानी वाले सूखे शौचालयों से गंदगी उठाकर दूर के स्थानों पर फेंकते हैं। तो इसके अंतर्गत ये काम आता है। अगर हम कहें जो डेफिनेशन के अंदर इन बातों को आप शामिल करें, बिल्कुल यहीं पे दिया गया है।
चलिए नीचे एक और प्रश्न है, पृष्ठ 14 पर दिए गए मौलिक अधिकारों की सूची को दोबारा पढ़ें और ऐसे 2 अधिकारों का उल्लेख करें जिनका इस प्रथा के जरिए उल्लंघन हो रहा है। तो देखिए सीधे तौर पे एक आपको पता है समानता का अधिकार, जिसने हमने पढ़ा है ना, मौलिक अधिकार के अंदर। और आपको पता है कि स्वतंत्रता का अधिकार भी है, सारे का इनका उल्लंघन हो रहा है, देखिए, है ना। अपने आप में जो उनके काम से, इस तरह के काम से आज़ादी थी, अपने आप में समानता का जो अधिकार था, ये सब इसके अधिकारों को उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि अपने आप ही अमानवीय कृत्य है ना। इंसान को जब समान समझा जाएगा तो देखिए एक खास जाति से इस तरह की चीज़ें करवाना अपने आप में गलत है ना। और ये मौलिक अधिकार को सीधी तौर पर ये उल्लंघन हमें दिखता है। पर देखिए आगे प्रश्न जो है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सफाई कर्मचारी आंदोलन ने 2003 में जनहित याचिका क्यों दायर की? अपनी याचिका में उन्होंने किस बात पर आपत्ति व्यक्त की थी? तो देखिए जैसे कि हमने कानून की बात की थी जो 1993 में था ना, जो ये थी एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993। इसके तहत आपको पता है सिर पर मैला उठाने वाले काम, है ना, को काम पर रखने और उन सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाई जाती है इसके तहत अपने आप में। तो देखिए एक तो सीधा आधार है यहाँ पर। और जो अपील करता थे, जो याचिका करता थे, उन्होंने बताया कि अभी भी ये स्थिति है और आज भी लोग मैला उठाते हैं। और ये रेलवे का भी उन्होंने उदाहरण दिया, आपने देखा हो तो रेलवे के अंदर ये ऐसा चल रहा है। तो उसके बाद उन्होंने कि अगर आपने ध्यान दिया हो तो, है ना, कि रेलवे के अंतर्गत भी इस तरह की चीज़ें गतिविधि चल रही है। तो इनको खासतौर पर उन्होंने ध्यान में देके और बात सामने लाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 2005 में इस याचिका पर विचार करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? तो देखिए अगर आपको याद हो तो उन्होंने आदेश दिया और हर एक क्या बोलते हैं विभाग को, सरकारी विभाग को 6 महीने के अंदर ये बिल्कुल डाटा लाने के लिए कहा, है ना, जो आंकड़े थे कितने भी लोग पाए जाते हैं। अगर ऐसा है तो उनके लिए देखिए पुनर्वास की व्यवस्था करनी थी, ये सारी व्यवस्था उनको वहाँ से मुक्त करना था उनको, है ना। चलिए हम पेज नंबर 102 पर आगे बढ़ते हैं। इस पाठ के अंत की ओर जा रहे हैं हम धीरे धीरे, और ऊपर की चीज़ों में कोई छूटा नहीं है, आगे सबको हमने देख लिया। ठीक है, आदिवासियों की मांगे और 1989 का अधिनियम। 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, अपनी जमीन छोड़ने और जबरन विस्थापन से आदिवासियों को भारी परेशानी होती है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है उन्हें इस कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह कानून भी जनजातीय समुदायों को केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया था। यानी प्रैक्टिकली जो लाना था इसको जमीन पर, वो जरूरी था इसके लिए। ये हम क्योंकि जानते हैं कि सबको अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, और अभी भी इस तरह की चीज़ जारी है। और पहले जितने हुए, हाँ, कई लोगों को छोड़ने पड़े हैं। फैमिली कितनी जनरेशन यहाँ पे शहरों की ओर पर स्थापित हुई है, डिस्प्लेस्ड होकर आई है। चलिए आगे देखते हैं। उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ पे बात है, वापस उनको ज़मीन दी जानी चाहिए, उनकी डिग्निटी के लिए, उनकी इज्जत के लिए। चलिए आगे। आदिवासी कार्यकर्ता CK जानू, इनका क्या नाम है, CK जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। आगे देखते हैं। यही सरकारें हैं जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की जो छूट देती है। देखिए सरकारों में उनके नेता होते हैं जो लोग उनको छूट देते हैं, हाँ, मिली भगत की वजह से। इनके बारे में बात कर रहे हैं। आइए, और आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा कैसे इनकी साठगांठ होती है कई बार। आगे देखें। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहाँ से बेदखल किया जाता है ना, आरक्षित कर देना, वहाँ पे खास कोई चिड़ियाघर जैसा बना देना एरिया को। हाँ, चलिए आगे। सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जो आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं और जो अब वापस नहीं लौट सकते उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिनके सहारे वे नए स्थानों पर रह सके और काम कर सके।
जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्चा करने में क्यों हिचकिचाती है? काफ़ी अच्छा प्रश्न अपने आप में ये रखा है। हाँ, और सवाल करती है, सवाल किया है इन्होंने कि देखिए विस्थापित की योजनाएं बनाएं और किया जा भी सकता है अपने आप में। सही प्रश्न को सामने लाते हैं। चलिए निष्कर्ष कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं और देखते हैं। किसी अधिकार या कानून या नीति को कागज पर लिख देने का यह मतलब नहीं होता कि वह अधिकार या कानून या नीति वास्तव में लागू हो चुका है। कागज पर लिख देना ही लागू की एंश्योरिटी नहीं है अपने आप में, है ना, पक्का हो गया जैसे हम कहते हैं, वो नहीं हुआ। इन प्रावधान और प्रोविजंस को अमली जामा पहनाने के लिए लोगों को लगातार कोशिश करनी होती है। जैसे हमने देखा इसके एवेंजर्स वाले में, है ना, लोगों ने याचिका डाली। कानून कब का बन गया था? 1993 में, लेकिन लागू देखिए अभी तक लोग काम कर रहे थे ना। तो देखिए लोगों को लगातार कोशिश करनी होती है अपनी ओर से। चलिए आगे देखें। बराबरी, इज्जत और सम्मान की चाह कोई नई बात नहीं है। देखिए सबको बराबरी का हक है और सब चाहते हैं अपने आप में। सबको इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए और रेस्पेक्ट चाहिए, क्यों नहीं। आगे देखते हैं। यह बात हमारे पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। इसी प्रकार लोकतांत्रिक समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और सांगठनिकता की प्रक्रियाएं जारी रहनी चाहिए अपने आप। तो देखिए यहाँ पे महत्व की बात, ये कितना महत्व है अपने आप में स्ट्रगल का, राइटिंग का, नेगोशिएशन का, ऑर्गेनाइजिंग का। ये सारी चीज़ें अपने आप में एक लोकतंत्र को मजबूत करती है और सबको हक दिलाने की ओर, जो लोग पिछड़े रह गए तबके के हैं उन सबको बराबर में लाने की कोशिश करती है। तरीके हैं सारे इसके वजह से। देखिए लेखन भी होता है, लोग लिखते हैं अखबारों में, इन सब तरीक़ों से भी, है ना। और ज़मीन पर आके संघर्ष भी करते हैं, जैसे किसान आंदोलन हुआ, ऐसे समझौते भी होते हैं उनके बीच में। लोग एक साथ एकत्र होते हैं, ऐसी बात है। चलिए एक बार और जो लेफ्ट साइड पे देख लेते हैं। एक पिक्चर आपको दिख रहा होगा, पेड़ कट रहा है, 3 लोग हैं वहाँ पर। चलिए देखते हैं नीचे क्या लिखा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 पारित किया है। देखिए इस कानून को इंग्लिश में हम कह सकते हैं शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। आगे देखें। इस कानून की प्रस्तावना में देखिए कई बार 1 नंबर में आपसे ये पूछ सकते हैं, ये प्रश्न को, ये आप ध्यान रख सकते हैं, या आपके ये नॉलेज तो है ही अपने आप में, इसको थोड़ा याद रख सकते हैं, कानून का नाम और सन। आगे देखें। इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। इस कानून में वन्य समुदायों को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर उसके अधिकार को मान्यता दी गई है। इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासी के अधिकारों में आता है। तो देखिए आप बैक करके दोबारा इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, काफ़ी बातों को इसमें शामिल किया गया है। चलिए पेज नंबर 103 पर है और देखते हैं प्रश्नावली सारे अभ्यास के हैं। प्रश्न 1, 2 ऐसे मौलिक अधिकार बताइए जिनका दलित समुदाय प्रतिष्ठापूर्ण और समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए पृष्ठ 14 पर दिए गए मौलिक अधिकारों को दोबारा पढ़िए। देखिए पृष्ठ 14 पर दिया हुआ है, आप उसको देख भी सकते हैं जाकर दोबारा। मौलिक अधिकार है हमारे, तो देखिए इसमें मुख्य रूप से 2 है। समानता का अधिकार हम ले सकते हैं ना, राइट टू इक्वलिटी, और स्वतंत्रता का अधिकार जो है राइट टू फ्रीडम का है। देखिए क्योंकि इस कानून के समक्ष सब बराबर है, आपको पता है। समानता का जो अधिकार के अंतर्गत है ना, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, किसी भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से कोई हो, कोई भेदभाव नहीं होगा और सबको बिल्कुल कानून के समक्ष बराबर माना जाएगा। ये बात थी है, आपको पता हो तो। और आपको पता है कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सबको खुले रूप से अपनी बात कहने को, व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है। अपनी बात तो कह सकते हैं, अपना संघ बना सकते हैं, अपना एक अपनी ग्रुप बना सकते हैं आप इस तरह से, और कहीं भी आप बच सकते हैं, किसी भी काम को अपना सकते हैं ना, किसी भी तरह के काम को। ज़रूरी नहीं आप एक काम करें वो भी, तो आप किसी भी ढंग के काम को अपना सकते हैं। तो इसके तहत देखिए आप देखेंगे तो दोनों ही आधारों पर उनके साथ भेदभाव होता है और उनको ये बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल ये बराबरी का अधिकार। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। रत्नम की कहानी और 1989 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को दोबारा पढ़िए। अब एक कारण बताइए कि रत्नम ने इसी कानून के तहत शिकायत क्यों दर्ज कराई। देखिए हमने उस पर पहले ही बात किया था कुछ प्रश्नों पे, आप फिर पढ़ें और अपनी समझ के अनुसार पे कुछ बताया ज़रूर। देखिए अगर आपको याद हो तो कहानी के अंदर है ना, क्योंकि गांव के जो वर्चस्वशाली जो लोग थे, शक्तिशाली लोग थे, उसको वहाँ से डर था ना, हिंसा कर सकते थे उसको, है ना।
और डरा हुआ था अपने आप में इस तरह से चीज़। तो इस कानून में एक तरह के प्रावधान थे और देखिए इससे, और इसने उसकी मदद चाही बिल्कुल इस कानून के तहत, और उसको मिला भी। तो अपने आप में एक जो डर था किसी तरह का कि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, है ना। कई बार मार भी देते हैं बड़ी जाति वाले इस तरह से, उनको जो लोग प्रश्न करते हैं इस तरह से समाज के खिलाफ कदम उठाते हैं। तो और आप देखिए किस तरह की चीज़ें अगर और आपको लग रही हो तो यहाँ इनको विशेष संरक्षण एक तरह से मिलता है अगर आप ध्यान दें तो, हाँ। क्योंकि खास ये SC ST जो लोग हैं उनको ही शामिल करती है, क्योंकि उनको ह्यूमिलेट किया जाता है और इस तरह से। तो खास ढंग से इसके लिए विशेष रूप से कोर्ट ही बनाए गए, विशेष रूप से पुलिस स्टेशन के तहत इनकी कार्रवाई की जाती है, विशेष सुनवाई चलती है, मतलब कहने का मतलब यह है। देखिए तीसरा प्रश्न, सीके जानू और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं को ऐसा क्यों लगता है कि आदिवासी भी अपने परंपरागत संसाधनों के छीने जाने के खिलाफ 1989 के इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं? इस कानून के प्रावधानों में ऐसा क्या खास है जो उनकी मान्यता को पुष्ट करता है? देखिए यहाँ पे इतिहास में उनके साथ जो भी घटनाएं हैं, किसी तरह की जो क्या जो भेदभावकारी जो भी जिस तरह से व्यवहार हुए हैं उसके खिलाफ ये प्रावधान की बात करता है, इसके अंदर आपको पता है। और एक तरह की गारंटी देता है अपने आप में, है ना, कि उनके साथ जो छीना झपटी हुई है, जो संपत्ति को ले लिया गया है, हाँ, हड़प लिया गया है उनकी संपत्ति को, तो वापस उनको दिलाने के लिए, है ना, ये इसमें प्रावधान है। और क्योंकि इस कानून में स्पष्ट रूप से ये कहा है कि किसी के साथ बलपूर्वक, है ना, उसकी संपत्ति से हटा नहीं सकते, है ना, जिसकी ज़मीनों से हटाया नहीं जा सकता है, प्रावधान है। तो बिल्कुल कई बार देखिए अवेयर नहीं होते हैं लोग, तो ये अवेयर करने के लिए कोशिश करते हैं सीखे जानू जैसे जो लोग हैं, कार्यकर्ता होते हैं। और देखिए इसमें वो भी ये बात बताते हैं इस कानून में ऐसे प्रावधान भी हैं, जैसे कि जो भी क्या बोलते हैं जो आदिवासी लोग हैं, संविधान ये प्रावधान करता है और बिल्कुल कि जो उनकी संपत्ति है अपने आप में, आदिवासियों की संपत्ति, वो किसी गैर आदिवासी लोगों को मतलब बेची ना जाए, है ना, इस तरह की बातें। और आपको जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ पे इस तरह की घटना हुई है, जहाँ से उनकी संपत्ति को बेचा गया इस तरह से, तो संविधान अपने आप में गारंटी देता है कि उन लोगों को वापस उनकी जो ज़मीन है वो दी जाए। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं एक बार। इस इकाई में दी गई कविताएं और गीत इस बात का उदाहरण है कि विभिन्न व्यक्ति और समुदाय अपनी सोच, अपने गुस्से और अपने दुखों को किस किस तरह से व्यक्त करते हैं। हमने कुछ का देखा भी। अपनी कक्षा में ये 2 कार्य कीजिए। एक ऐसी कविता खोजिए जिसमें किसी सामाजिक मुद्दे की चर्चा की गई है, उसे अपने सहपाठियों के सामने पेश कीजिए। 2 या अधिक कविताएं लेकर छोटे छोटे समूह में बढ़ जाइए, है ना, आपस में ही आप लोग बढ़ सकते हैं, कविताओं के समूह बना लीजिए अपने फ्रेंड्स आपस में, और इन कविताओं पर चर्चा कीजिए। देखिए कि कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है, हाँ, अपनी ओर से इस पर कोशिश करें, है ना, क्यों नहीं, एक अच्छी कोशिश हो सकती है आपके बीच में, आप ज़्यादा समझ पाएंगे इस हिसाब से। देखें, अपने इलाके में किसी एक हाशियाई समुदाय का पता लगाइए। ये सबके लिए है ना, जो जहाँ पर है आप देखिए वहाँ पर, हो सकता है आप भी हो, कि आप मान लीजिए कि आप उस समुदाय के सदस्य हैं। अब इस समुदाय के सदस्य की हैसियत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई कविता या गीत लिखिए या पोस्टर आदि बनाइए, है ना। आप पता लगाइए कौन सा हाशियाई समुदाय है ना, और मानिए कि आप उसके सदस्य उस हाशियाई समुदाय के, है ना। आप किसी खास धर्म के हो सकते हैं, आदिवासी में से आप ले सकते हैं, जनजातीय समूह से, या दलित वर्ग से भी, या मुस्लिम जो हमने जिनका नाम लिया है ना, उनमें से आप कोई हो सकते हैं। तो आप उसको सर सोचिए और लिखिए। देखिए उनकी भावना का आप जब सोचेंगे उनकी तरह ना, तब आपको समझ में आएगा, या अपने आसपास देखेंगे तो इसी तरह से अवेयर होते रहिए, है ना, सेंसिटिव होते रहिए, अच्छे से पढ़िए, समय का अच्छा उपयोग कीजिए। और चलते इसी तरह से हम पाठ का हमारा अंत होता है। और अपने फीडबैक आप अवश्य देना ना भूलें। जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, कहीं कुछ गलती हुई और उस पर सुधार करना ज़रूर आप बताएं। इसी के साथ हम पाठ की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।